एक भीगी हसीना, क्या कहना यौवन का नगीना, क्या कहना सावन का महीना, क्या कहना बारिश में पसीना, क्या कहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर यूजीसी नेट जून 26 के लिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। था मुझे इंतजार इस पल का बरसों से। तो यूनिट है आज हम लोग का इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। कोशिश करेंगे 1 घंटे के आसपास में ही पूरा इंटरनेशनल बिजनेस जो है उसका रिवाइज हो जाए अच्छे तरीक़ा से, ताकि PYQs करने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसमें दो चीज़ें आती है, इंटरनेशनल बिजनेस साथ में एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस बोलने का मतलब क्या है कि बिजनेस, सबसे पहले बिजनेस होता है एक्टिविटी ऑफ परचेस एंड सेल। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस विच मीन्स बाइंग एंड सेलिंग अक्रॉस द नेशंस। ठीक है, बाइंग सेलिंग अक्रॉस द नेशंस में नेशनल बाउंड्री। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करके जो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं अक्रॉस द नेशंस नेशनल बाउंड्रीज, विच इज़ रेफर टू इंटरनेशनल बिजनेस। ऑन द अदर हैंड, जो इसका मेन कंसेप्ट है, मेन ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक बैरियर्स को हटाना। ठीक है, डोमेस्टिक बिजनेस को डोमेस्टिक बिजनेस को लेके जाना है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ठीक है, डोमेस्टिक बिजनेस को लेके जाना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। कैसे? थ्रू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, थ्रू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से डोमेस्टिक बिजनेस को हम लोग इंटरनेशनलाइज करेंगे। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट है अभी ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनलाइजेशन उस पर। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से हो सकता है, लाइसेंसिंग से हो सकता है, FDI से हो सकता है। तो बेसिकली जो स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहले तो एक डोमेस्टिक बिजनेस क्या करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद फिर वो लाइसेंसिंग का स्टेज में पहुंचता है, उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI में पहुंचता है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। जो सबसे मेन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो EPRG मॉडल। EPRG मॉडल। ठीक है, अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपांसन। जो अप्रोच ले रहे हैं ना इंटरनेशनल एक्सपैंड करने का बिजनेस को, तो वो EPRG मॉडल के अंतर्गत आ रहा है। कैसे? अच्छा, पहली बात तो ये EPRG मॉडल या फिर अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल एक्सपांसन ये दिया था डॉगलस ने। ठीक है, डॉगलस, विंड एंड पेलमटर, इन तीनों ने मिलकर ये दिया है EPRG का कॉन्सेप्ट। और कब दिया था? 1969 में। तो EPRG मतलब सबसे पहले आ जाता है एथनोसेंट्रिक। ठीक है, एथनोसेंट्रिक को ई से यहाँ पर लिखा है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक बोलने का मतलब है, सब अभी डिस्कस करेंगे, इसको P से डिनोट किया गया है। उसके बाद आ जाता है रिजियोसेंट्रिक। ठीक है, फिर आ जाता है जियोसेंट्रिक। ठीक है, तो EPRG। सो ई बोलने का मतलब क्या है? ई बोलने का मतलब है, एक मिनट, तो और बड़ा करना होगा। ई बोलने का मतलब है होम कंट्री। ठीक है, होम कंट्री, होम इज़ द बेस्ट एंड वन साइज फिट फॉर ऑल। ठीक है, मतलब जो भी कॉमोडिटी बनेगा, जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जनरेट किया जाएगा, वो होम कंट्री के अनुसार किया जाएगा। बोलने का मतलब है कि जो होम कंट्री के लिए बेस्ट है वो सब के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, एक ही साइज फिट फॉर ऑल। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो अकॉर्डिंग टू होम कंट्री होगा, डोमेस्टिक कंट्री के अकॉर्डिंग होगा। इसको एथनोसेंट्रिक बोलते हैं, एथनोसेंट्रिक अप्रोच। फॉर एग्जांपल जैसे टाटा कंपनी, जो टाटा कंपनी है वो फोकस करता है अपने डोमेस्टिक कस्टमर्स के ऊपर। नेक्स्ट है P, पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक बोलने का मतलब है होस्ट कंट्री। ठीक है, तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, वन साइज डजंट फिट फॉर ऑल। ठीक है, पॉलीसेंट्रिक बोलने का मतलब है कि अभी होम कंट्री से हम लोग थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, मतलब होम कंट्री को उतना कंसिडर नहीं किया जा रहा है, होस्ट कंट्री को कंसिडर किया जा रहा है कि जहाँ प्रोडक्ट को बेचना है, जहाँ सर्विसेज रेंडर करना है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनाएंगे
तो फिर वो हो जाएगा पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, तो एथनोसेंट्रिक में आ जाता है होम कंट्री या डोमेस्टिक कंट्री, पॉलीसेंट्रिक में आ जाता है होस्ट कंट्री। ठीक है, जिसके हिसाब से हमको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाना है। तो इसका सिंपल एक लाइन आ जाता है, वन साइज डजंट फिट फॉर ऑल। नेक्स्ट है आर, आर मतलब है रीजियोसेंट्रिक। रीजियोसेंट्रिक बोलने मतलब है रीजनल। ठीक है, डिसीजन बाय हेडक्वार्टर ऑफ स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, रीजन मतलब एज पर रीजन वाइज। ठीक है, जहाँ पर जो जैसा ट्रेडिशन चल रहा है, जहाँ पर जैसा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, उस हिसाब से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। ठीक है, जी आ जाता है सबसे वाइडर टर्म जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का मतलब है कि सिंगल मार्केट, जियो मतलब पूरा वर्ल्ड। ठीक, पूरा वर्ल्ड आ जाता है इसमें। तो जियोसेंट्रिक बोलने का मतलब है कि वर्ल्ड इज ए सिंगल मार्केट ग्लोबल लेवल पर। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल हो गया कोका कोला। रीजनल का एग्जांपल मतलब रीजनल कोई प्रोडक्ट हो सकता है जो वहाँ काफ़ी चल रहा हो। एंड पॉलीसेंट्रिक में एक जैसे मैकडोनल्ड हो गया, डोमिनोज हो गया, तो होस्ट कंट्री के हिसाब से, जैसे जब इंडिया के लिए बनाता है मैकडोनल्ड तो उसमें मैक आलू टिक्की, जबकि मैक आलू टिक्की हमको नहीं लगता कि चाइना वगैरह में या कोरिया या फिर यूएसए खुद में चलता होगा, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट वो अपने आप को ढाल लिया। तो ईपीआरजी का मॉडल यहाँ पर हम लोग का होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन के ऊपर। एक भीगी हसीना क्या कहना। ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, और इंटरनेशनलाइजेशन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? derived by global economies, it is the task या process to achieve globalization। ठीक है, इंटरनेशनलाइजेशन मतलब एक नैरो टर्म है, ग्लोबलाइजेशन एक वाइडर टर्म है। ठीक है, रिलेटेड विद इंडिविजुअल फर्म बिजनेस है, ये रिलेटेड टू इकोनॉमी ऑफ द नेशन, इकोनॉमीज ऑफ नेशन। तो इंटरनेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे ग्लोबलाइजेशन किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप लॉजिस्टिक टेक आर फैक्टर्स टू अफेक्ट, ये कुछ फैक्टर्स है, जैसे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सेटअप हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। कल्चर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लोकल ट्रेडिशंस, ये सब फैक्टर्स है इंटरनेशनलाइजेशन का। एलिमिनेटिंग वीज़ा ऑब्लिगेशंस, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, लिबरलाइजेशन, ये सब को एलिमिनेट करता है ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन है क्या, सेलिंग मटेरियल, प्रोड्यूसिंग मटेरियल, ठीक है, सोर्सिंग मटेरियल कि सोर्स किया जा रहा है, आउटसोर्स किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब ये सब थोड़ा सा नैरो टर्म में है। तो इतना याद रखना है कि इंटरनेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस टू अचीव ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इज अ वाइडर टर्म। तो कुछ स्टेजेस है, स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये दिया था केनिची ओहमे ने 1990 में, एंड नाम से पता चल रहा है कि ये जापान से। सो हाउ ए फर्म बिकम ग्लोबल कॉरपोरेशन, एक फर्म कैसे ग्लोबली उस लेवल को अचीव करता है, ग्लोबल कंपनी, ग्लोबल कॉरपोरेशन में बदलता है, कन्वर्ट होता है। तो कुछ स्टेजेस है। पहला स्टेज है एक्सपोर्टिंग इनटू अदर कंट्रीज, कि एक कंट्री का माल दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना पहला स्टेज में आ जाता है अकॉर्डिंग टू हिम। सेकेंड स्टेज है मार्केटिंग इनटू अदर कंट्रीज, मार्केटिंग ब्रांचेस इनटू अदर कंट्रीज। ठीक है, जो मार्केटिंग का ब्रांच है, जो भी मार्केटिंग टेक्निक्स है, जो भी 4 Ps में आ जाता है, वो सब कुछ अरेंज करना इन ऑर्डर टू अचीव इंटरनेशनलाइजेशन। ठीक है, सॉरी, इन ऑर्डर टू अचीव ग्लोबलाइजेशन। तो जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री के हिसाब से मार्केटिंग भी होना चाहिए। थर्ड स्टेज है मैन्युफैक्चरिंग इनटू अदर कंट्रीज। जब एक्सपोर्ट हो गया, मार्केटिंग भी हो गया, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग करने का सोचेंगे कि उस कंट्री में जहाँ पर हमको अपना बिजनेस को स्टेबलाइज करना है, ग्लोबलाइज करना है, तो वहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर देना चाहिए, फैक्ट्री वगैरह सेटअप करना चाहिए। फोर्थ स्टेज हो जाता है शिफ्ट हेड ऑफिस टू अब्रॉड। जब तीनों स्टेज फुलफिल हो जाए तब फोर्थ स्टेज है कि अपना हेड ऑफिस को शिफ्ट कर दे अब्रॉड। ठीक है, ताकि वहाँ का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल को देखा जा सके अब्रॉडली। एंड फिफ्थ स्टेज आ जाता है रिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, मतलब इस लेवल पर आते आते जो डोमेस्टिक कंपनी है वो इक्वल टू हो जाता है एक ग्लोबल कंपनी के बराबर। सिंपल। तो ये था स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इधर हम लोगों ने डिफरेंस देखा अभी ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन के बीच में। नेक्स्ट मूव ऑन टू ट्रेड थ्योरीज, दीज आर सम फ्रिक्वेंटली फेमस ट्रेड
theories which are very much necessary and important for our examination. So फर्स्ट थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ये किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी विच वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। सो सिंपली एडम स्मिथ ने बोला है कि जिसको जो बनाना आता है इफेक्टिवली बनाओ, इफेक्टिवली, ठीक है, जिसको जो बनाना आता है इफेक्टिवली बनाओ, एंड जो बनाना नहीं आता है इफेक्टिवली, ठीक है, हो सकता है बनाना आता हो लेकिन इफेक्टिवली बनाना नहीं आता है, उसको तुम इंपोर्ट कर दो, ठीक है। अगर आपको जो बनाना आता है उसको बनाओ, आप फिर एक्सपोर्ट करो, जो नहीं आता है उसको इंपोर्ट कर दो। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो, अच्छा यहाँ जितना भी थ्योरी है सब एक दूसरे के अपडेटेड वर्जन, ये अगेंस्ट में, जैसे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का अगेंस्ट में आ गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी भी दिया था डेविड रिकार्डो ने, ठीक है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दिया एडम स्मिथ ने, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी दिया डेविड रिकार्डो ने। इसमें क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इफ ए कंट्री गेट एडवांटेज इन ऑल लाइंस ऑफ प्रोडक्शन। क्या हो कि अगर एक कंट्री फॉर एग्जांपल ब्रेड भी बना रहा है, बटर भी बना रहा है, दोनों में ही एफिशिएंट है, तो फिर वो क्या इंपोर्ट करेगा, है ना। तो अगर एक कंट्री दोनों ही प्रोडक्ट या फिर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने में एफिशिएंट है, तो फिर वो क्या करेगा? तो जिस कंट्री का जिस प्रोडक्ट बनाने में अपॉर्चुनिटी, अच्छा, जिस कंट्री का जिस प्रोडक्ट बनाने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम लग रहा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम लग रहा है, उसको वही बनाना चाहिए, बाकी इंपोर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो उसको देखना है उस कंट्री को कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस में कम आ रहा है, जिसमें कम आएगा उसको वो लोग बनाएगा एंड एक्सपोर्ट करेगा, और जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है उसको वो इंपोर्ट कर देगा फ्रॉम अनदर कंट्री। नेक्स्ट है फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी। नेक्स्ट है फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी, जिसको हम लोग हेक्सचर ओहलिन या एचओ थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ों का बात किया, ये भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी के अगेंस्ट में निकाला है। प्रोपाउंडेड बाय हेक्सचर एंड ओहलिन नाम से पता चल रहा है। तो इसमें दो फैक्टर्स की बात किए गए हैं, मतलब कैपिटल एंड लेबर। तो याद रखना है कि कैपिटल लेबर किससे रिलेटेड है, हेक्सचर ओहलिन थ्योरी या फिर फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी से। तो कैपिटल एबंडेंट, एबंडेंट मतलब है कि कैपिटल का गुड्स वो ज़्यादा बना पा रहा है, तो जो भी कैपिटल एबंडेंट कंट्रीज है उनको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, मतलब कैपिटल रिलेटेड गुड्स बनाना चाहिए। जो लेबर एबंडेंट कंट्रीज है उनको लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाना चाहिए, ठीक है। लेबर बनाएगा, कैपिटल इंपोर्ट करेगा, और कैपिटल वाला कैपिटल बनाएगा और लेबर इंपोर्ट करेगा, ठीक है। फोर्थ में है लियोनटीएफ पैराडॉक्स। लियोनटीएफ पैराडॉक्स नाम में ही है इसका, ये दिया था वासिले लियोनटीएफ ने, और ये एम्पेरिकल टेस्ट ऑफ हेक्सचर ओहलिन थ्योरी है, ठीक, मतलब टेस्ट किया गया था, ये लियोनटीएफ ने टेस्ट किया था यूएसए में कि कैपिटल वाले भी कैपिटल ही इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो कैपिटल एबंडेंट कंट्रीज है उनको बनाना चाहिए कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, लेकिन वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स ना बना के कैपिटल गुड्स को ही इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो फिर फेल हो गया ना फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी। तो ये एक एम्पेरिकल टेस्ट था। एंड फिर आता है न्यू ट्रेड थ्योरी, ठीक है। ये कॉन्ट्ररी मतलब ऑपोजिट है, उल्टा है, ऑपोजिट है, ठीक है, अगेंस्ट में, फुल्ली अगेंस्ट में है हेक्सचर ओहलिन थ्योरी के, ठीक है। तो ये याद रखना कि कॉन्ट्ररी कौन सा थ्योरी था, तो न्यू ट्रेड थ्योरी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं माइकल पोर्टर ऑन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। माइकल पोर्टर ने एक बुक लिखा था द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है माइकल पोर्टर, ठीक है, ऑफ नेशंस कब दिया था 1990 में। तो उन्होंने 4 फैक्टर्स दिखाए, मेंशन किए थे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंडीशंस, की प्रोडक्शन कंडीशन का क्या क्या फैक्टर है उसको कंसिडर करना है। और डिमांड इन होम मार्केट कंडीशंस, के होम मार्केट कंडीशंस में क्या डिमांड है, रिलेटेड टू सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, फर्म्स का स्ट्रेटेजी, फर्म का स्ट्रक्चर, फर्म का राइवलरी, फिर गवर्नमेंट में चांस वगैरह, ठीक है, कि पॉलिटिकल फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है। तो ये सब बातें किया था, ये सब फैक्टर्स दिया था किसने, माइकल पोर्टर ने। एक भीगी हसीना आँखों के आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ सबके। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते।
गर्मी बहुत है, पानी पीते रहना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम लोग आए हैं वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एंड एफपीआई। एफडीआई एंड एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो पहले डिस्कस करते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल यूएसए का कोई कंपनी है, वो अपना एक ब्रांच खोलना चाहता है इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में जो भी वो प्रॉफिट्स जनरेट करेगा या फिर डिविडेंड जनरेट करेगा तो वो वापस यूएसए का कंपनी ले लेगा। तो इस कंसेप्ट को हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, जब एफडीआई होता है तो फिर कौन कौन सी बातें आ जाती है उस कंट्री के लिए जो एफडीआई करना चाहता है। तो पहला तो लैंड एक्विजिशन, उसको अ, उस जिस कंट्री में एफडीआई करना वहाँ पर लैंड लेना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, मॉल्स खोलना पड़ेगा, एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेगा। और एक चीज़ है कि जो जहाँ पर एफडीआई हो रहा है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काफ़ी मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, if a listed company outside India invested more than or equal to 10% in other nation on repatriable basis, then it is called FDI। क्या मतलब है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी आउटसाइड इंडिया और वो इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में या फिर कोई और कंट्री में, हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर जाने तो यहाँ पे एग्जांपल में भी यूएसए कंपनी जो इंडिया में अपना ब्रांच खोल रहा था। तो अगर यूएसए का कंपनी इंडिया में ब्रांच खोलता है और उस जहाँ पर ब्रांच खोल रहा है उसमें 10% या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करता है, 10% या उससे ज़्यादा का, इक्वल टू और मोर देन 10% इन्वेस्टमेंट इन अदर नेशन ऑन रिपैट्रिएबल बेसिस। रिपैट्रिएबल बेसिस बोलने का मतलब है जहाँ से वो डिविडेंड लेगा, प्रॉफिट लेके प्रॉफिट वगैरह अपना घर लेके जाएगा, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है मोर देन और इक्वल टू 10% इन अदर नेशन ऑन रिपैट्रिएबल बेसिस, देन इट इज कंसिडर एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तब इसको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और जब लेस देन 10% हो जाता है तब उसको हम एफ पी आई बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएसए का पर्सन है, इन्वेस्ट किया है रिलायंस में लेस देन 10%, जहाँ पर लेस देन 10% आ गया तो फिर वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। थर्ड है एफ डी आई इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट बाय रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, कोई रेसिडेंट है लेकिन आउटसाइड इंडिया है और वो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा एफ डी आई करना चाहता है, तो फिर वो कोई अगर अनलिस्टेड कंपनी में करता है तब तो एफ डी आई हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट। सेकेंडली, मोर देन 10% इन्वेस्टेड इन लिस्टेड इंडियन कंपनी, जैसा अभी हम लोग देखे ही, ठीक है, 10% से ज़्यादा वाला केस। और अगर 10% से कम है तो फिर वो ऑटोमेटिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। टाइप्स ऑफ एफडीआई, ठीक है। एफडीआई के क्या क्या टाइप्स है। पहला हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एफडीआई बोलने का मतलब है कि एट द सेम लेवल। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल कंपनी इन इंडिया, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। ऑटोमोबाइल कंपनी इन यूएसए, कंपनी सेम है, दोनों ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, लेकिन इंडिया का है और दूसरा एफडीआई जो हो रहा है वो यूएसए का है, से लेवल सेम है लेकिन अदर कंट्री में, देन इट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल एफडीआई, ठीक है, सेम लेवल। देन है वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई का यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, ठीक है, किस चीज़ का कंपनी, वही एग्जांपल लेते हैं, ऑटो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये मैन्युफैक्चर करता है। और ये एफडीआई किया है नेपाल में, ठीक है, ये एफडीआई किया है नेपाल में, किसके लिए, टायर मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और नेपाल में एफडीआई किया है, टायर मैन्युफैक्चर करता है नेपाल में, तो वो हो जाएगा आपका। एक तो ये पहली बात तो वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है लेकिन बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड इसको बोलेंगे हम, बैकवर्ड वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई। सिमिलरली टायर में वो नेपाल में वो टायर मैन्युफैक्चर कर रहा है और श्रीलंका में वो सेल कर रहा है, ठीक है। तो मतलब एक
सेल का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो श्रीलंका का कंपनी में किया है फॉर डीलरशिप के लिए। यहाँ पर टायर बना रहा था नेपाल में, श्रीलंका में डीलरशिप के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। तब इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरवर्ड वर्टिकल, क्योंकि वो फॉरवर्ड हो रहा है। जब हम लोग क्रिएटर्स वगैरह या रॉ मटेरियल का बात करते हैं, उसका मैन्युफैक्चर से रिलेटेड बात करते हैं, तब फिर वो बैकवर्ड वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है। और जब सेल्स का बात करते हैं, डेटर्स का बात करते हैं, तब फिर फॉरवर्ड वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। ठीक है, तो बैकवर्ड वर्टिकल हो गया वो नेपाल वाला केस, और फॉरवर्ड वर्टिकल हो गया श्रीलंका वाला केस। और ये दोनों ही वर्टिकल ही है, इसलिए ये पूरा एक ही साथ कवर हो गया, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई में। थर्ड है कॉन्ग्लोमेरेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कॉन्ग्लोमेरेट बोलने का मतलब है डिफरेंट लेवल। ठीक है, डिफरेंट लेवल। इंडियन कंपनी है, वो इंडिया में कार मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन यूएसए में घड़ी बनाता है। ठीक है, यूएसए में घड़ी बना रहा है और इंडिया में कार बना रहा है, तो एक एकदम डिफरेंट लेवल का है। तो जो यूएसए में एफडीआई किया है एकदम अलग ही लेवल का बिजनेस है, तो फिर वो आ जाता है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब है डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल, ठीक है, सिमिलर लेवल या सिमिलर टाइप का वो काम नहीं कर रहा है, एफडीआई नहीं कर रहा है। एग्जांपल जैसे रिलायंस हो गया। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म एफडीआई। ट्रेन नंबर 2341 आ रही है, ये वो वाला प्लेटफॉर्म है, उसी टाइप का कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। ठीक है, ये तीनों का ऐसे एक एग्रीमेंट है, एमसीए शायद बोलते हैं इसको, एमसीए एग्रीमेंट। वो चेक करना पड़ेगा, अगर कोई देख रहा था एक बार चेक करके कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये एमसीए एग्रीमेंट में ये कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको का। तो क्या है कि इंडियन कंपनी है, ठीक है, ये इंडियन कंपनी है, वो अपना फैक्ट्री खोलना चाह रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, मैक्सिको जो है वो अमेरिका में अपना सर्विस देना चाहता है, वांट टू सर्विस इन यूएसए बाई मैक्सिको। मैक्सिको जो है यूएसए में अपना सर्विस देना चाहता है, लेकिन उसके पास उतना सोर्स नहीं है। तो फिर क्या किया वो कि इंडिया जो है बोला कि हम एक काम करते हैं, वहाँ पर अपना फैक्ट्री खोल देते हैं। ठीक है, तो मैक्सिको यहाँ पर एक एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है कि सर्विस तो जाएगा यूएसए में, है ना, सर्विस जाएगा यूएसए में। कहाँ से? इंडिया से जाएगा, इंडिया से यूएसए जा रहा है, बट डायरेक्टली नहीं जा रहा, वो जा रहा है मैक्सिको के थ्रू। ठीक है, क्योंकि मैक्सिको को पहले से ही अपना सर्विस वहाँ देना ही था, इंडिया वहाँ अमेरिका में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना ही चाहता था। तो इंडिया और मैक्सिको को बात कर लिया कि आप ठीक है यहाँ पर फैक्ट्री खोलिए, इससे आपका एफडीआई भी हो जाएगा और आप वहाँ पर सर्विस भी दे पाएंगे। तो यहाँ पर मैक्सिको एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ हुआ है ताकि यूएसए में सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, तो यहाँ पर दोनों का फ़ायदा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन फील्ड एफडीआई। ग्रीन, हरा। ठीक है, ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास मतलब एफडीआई फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से नया। ठीक, जब कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब जीरो से होता है, जीरो से होता है, स्क्रैच से एकदम न्यूली नया नया फॉर्म होता है, तब उसको ग्रीन फील्ड एफडीआई बोलते हैं। द नेक्स्ट है ब्राउन फील्ड। ठीक है, ब्राउन ग्रास मतलब थोड़ा सा घास पुराना हो गया। इसका मतलब होता है कि कोई भी एक रनिंग बिजनेस को एक्वायर कर लिया गया, जब कोई रनिंग बिजनेस को एक्वायर कर लिया जाता है तब उसको ब्राउन फील्ड एफडीआई बोलते हैं। कुछ यहाँ पर डेटा है जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको देख लेना सही रहेगा कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कुछ डेटा रिलेटेड टू इंडियन रिकॉर्ड्स। यूएसडी 81.04 बिलियन एफडीआई इनफ्लो हुआ था। सेक्टर वाइज इसका एफडीआई है, सर्विस में, कंप्यूटर में, ट्रेडिंग में। सर्विस में 19%, कंप्यूटर में 16%, ट्रेडिंग में 8%। कंट्रीज स्कोर भी था, सिंगापुर सबसे ऊपर है 30%, मॉरिशियस 17%, यूएसए देन 11%। देखो यूएसए सबसे नीचे है, एक समय पर यूएसए सबसे ऊपर हुआ करता था। स्टेट वाइज एफडीआई, महाराष्ट्र 39%, कर्नाटका 13%, दिल्ली
12%। महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, सेक्टर में सर्विस सबसे ऊपर है, और कंट्री में सिंगापुर सबसे ऊपर है, सिंगापुर, मॉरिशियस, देन यूएसए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिटेड, ठीक है, कहाँ किस किस एरिया में हम लोग एफडीआई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड ये बात कर रहा है कि इस एरिया में हम लोग एफडीआई नहीं कर सकते। पहला लॉटरी बिजनेस है तो एफडीआई नहीं होगा, गैमलिंग का है तो फिर एफडीआई नहीं होगा, चिट फंड का है तब भी नहीं होगा, निधि कंपनीज है तब भी नहीं होगा, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स है तब भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें हालांकि एक रूल आता है कि आप फर्स्ट फ्लोर तक बना सकते हैं, सेकंड फ्लोर नहीं, ऐसा कुछ है, तो एक बार मेरे को चेकआउट करना पड़ेगा। देन फिर रियल एस्टेट ट्रेडिंग में एफडीआई नहीं कर सकते, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी एफडीआई नहीं कर सकते, एटॉमिक एनर्जी में भी पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन दिसंबर 2025 में कैबिनेट ने ये अनाउंस किया कि 49% एफडीआई अप्रूव कर दिया गया। तो अभी एटॉमिक एनर्जी में पूरी तरीक़ा से तो एफडीआई नहीं कर सकते, लेकिन 49% कर सकते हैं। और रेलवेज में नहीं किया जा सकता एफडीआई। फैक्टर्स डेट अफेक्टिंग एफडीआई डिसीजंस, दीज आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डिसीजन। सप्लाई फैक्टर्स जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हो गया, रिसोर्स, हाँ रिसोर्स कितना अवेलेबल है वो हो गया, डिमांड फैक्टर्स जैसे कस्टमर एक्सेस, मेकिंग मार्केट पोजिशनिंग, एक्सप्लोटेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स, टैक्स बेनिफिट, ट्रेड बैरियर्स का एडवांटेज वगैरह हो गया। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जो एफडीआई को अफेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार, तुमसे कहने वाली। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थ्योरीज ऑफ एफडीआई, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के भी कुछ थ्योरीज है, जैसे इंटरनेशनल पीएलसी थ्योरी, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, ठीक है। ये किसने दिया था? रेमन वर्धन ने 1960s में, रेमन वर्धन ने दिया था पीएलसी थ्योरी इंटरनेशनल वाला। वाई ट्रेड टेक्स प्लेस, ट्रेड होता ही क्यों है? फर्स्ट एक्सपोर्ट देन डू एफडीआई देन अगेन इम्पोर्ट बैक टू होम, पहले एक्सपोर्ट करो फिर एफडीआई करो फिर वापस से इंपोर्ट करो अपने घर पर। तो ये उनका कहना था। इसमें 3 स्टेजेस आ जाते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स वाला स्टेज, मैच्योरिटी वाला स्टेज, और स्टैंडर्डाइजेशन वाला स्टेज। सेकंड है मार्केट इम्परफेक्शंस थ्योरी, जो मार्केट में इम्परफेक्शंस है उसको सॉल्व आउट करना। किसने दिया था? हाइमर ने दिया था, ठीक है। एनीथिंग दैट प्रॉब्लमेटिक विथ ट्रेड, कुछ भी ट्रेड के साथ अगर प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो रही हैं तो उनको फिक्स किया जाए। फोकस ऑन इम्परफेक्शंस इन मार्केट एंड ट्रेड बैरियर्स। तीसरा थ्योरी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इलेक्ट्रिक थ्योरी, या फिर इसको OLI, ओनरशिप लोकेशन इंटरनेशनलाइजेशन पैराडिगम के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये दिया था जॉन हैरी ने ड्यूरिंग 1980s। किसने दिया था? जॉन हैरी ने ड्यूरिंग 1980s, ठीक है। इसमें मोड है आपका एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग एंड एफडीआई। तो ये 4 तरह के मोड से बात किया गया। ओनरशिप, लोकेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन किस में अचीव किया जा सकता है? तो अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ओनरशिप तो मिलेगा, लोकेशन नहीं मिलेगा, और इंटरनेशनलाइजेशन भी नहीं होगा। लाइसेंसिंग कर रहे हैं तो हाँ ओनरशिप मिलेगा, लोकेशन भी मिलेगा, क्योंकि लाइसेंस है मेरे पास तो वहाँ पर हम अपना काम कर सकते हैं, बना सकते हैं प्रोडक्ट, लेकिन इंटरनेशनलाइजेशन नहीं होगा। फ्रेंचाइज है तो फिर ओनरशिप मिलेगा, लोकेशन मिलेगा, तो अगेन वहाँ पर इंटरनेशनलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्रेंचाइज खोल सकते हैं ना, वहाँ पर अपना तो पूरा सेटअप नहीं होगा, फैक्ट्री वगैरह वो रहेगा, तो एक तरह से फ्रेंचाइजी, एक आउटलेट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे तो ओनरशिप भी मिलेगा, लोकेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, और इंटरनेशनलाइजेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो एफडीआई
तभी हो पाएगा जब ओ एल आई इक्वल टू यस। ओ एल मतलब ओनरशिप, लोकेशन, इंटरनेशनलाइजेशन, तीनों यस में है, तभी वहाँ पर तभी एफ डी आई का काम हो सकता है। नेक्स्ट है मार्केट पावर थ्योरी। मार्केट पावर थ्योरी, डोमिनेंट मार्केट प्रेजेंस, ठीक है, मतलब मार्केट का जो प्रेजेंस, मार्केट का पावर ही उसको डोमिनेट कर दे रहा है। रिजल्ट्स इन ग्रेट प्रॉफिट, ठीक है, अगर मार्केट में एक ही मोनोपोलिस्टिक अगर बोले जो डोमिनेट करेगा, तब फिर फॉर बैकवर्ड, अच्छा, यहाँ पर मार्केट पावर थ्योरी में आ जाता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसका मतलब है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जैसे हम लोगों ने वर्टिकल एफडीआई देखा था उस हिसाब से डोमिनेट करता है किसमें, ग्रेट प्रॉफिट्स निकालने में। नेक्स्ट है इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी, ठीक है, ये दिया था बकली एंड कार्सन ने, कैसन ने, बकली एंड कैसन ने दिया था, ठीक है। फर्म इंटरनलाइज मिसिंग और इम्परफेक्ट एक्सटर्नल मार्केट, ठीक है, फर्म को इंटरनल इंटरनल चीज़ों को जो मिस कर रहा है उस पर फोकस करना है, इम्परफेक्ट एक्सटर्नल मार्केट्स पर फोकस करना है, ठीक है। इंटरनलाइज जो भी चीज़ें मिस हो रही हैं उन पर उनको फोकस करना है इस थ्योरी के अंतर्गत। फर्म चूज लोकेशन फॉर देयर एक्टिविटीज़ टू मिनिमाइज कॉस्ट, फर्म को अपना लोकेशन ऐसे चूज करना है ताकि उस उन एक्टिविटीज़ से जो कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम आए और प्रॉफिट बढ़े। इट इन्वॉल्व्स मार्केट सीकिंग एफडीआई, ठीक है, मार्केट ओरिएंटेड एफडीआई हो, एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई हो, रिसोर्स सीकिंग एफडीआई हो, ठीक है। तो ये सभी मोटिव्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस पेपर के हिसाब से, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग अकाउंट्स में भी आता है और इंटरनेशनल बिजनेस में भी आता है और कभी कभी बिजनेस फाइनेंस में भी आता है, तो देखना ज़रूरी है इसको भी। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलने मतलब है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस और गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। रिकॉर्ड का जब बात करें तो डेबिट एंड क्रेडिट, जैसे एक फाइनल अकाउंट का रिकॉर्ड होता है ना, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट करके, तो वैसे ही तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस, और ये विजिबल और इनविजिबल गुड्स एंड सर्विस का बात कर रहा है, कैसे देखते हैं। सो बीओपी अकाउंट में सबसे पहले आ जाता है करेंट अकाउंट, उसके बाद एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और एसेट लाइबिलिटीज़ का एक घर होता है यहाँ पर और एक घर यहाँ पर होता है, ठीक है। करेंट अकाउंट में एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, ठीक है, एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट हो गया। सो विजिबल्स में जो मेन कमाई है, सॉरी, जो मेन खर्चा है, सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा है उससे सबसे ज़्यादा मेन खर्च होता है, ठीक है। और यही विजिबल्स है या फिर इसको मर्केंडाइज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेबिट तरफ खर्चा हुआ, और एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा मेन इनकम हो गया, ठीक है, मेन इनकम। तो ये जो पूरा सेक्शन है इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाला, इंपोर्ट और इधर एक्सपोर्ट अगर ले ले तो ये पूरा विजिबल्स के कैटेगरी में आता है, विजिबल्स है ये। सेकेंडली, जितना भी दो तीन चार पाँच पॉइंट है यहाँ पर, दो तीन चार पाँच, इधर जो दो तीन चार पाँच पॉइंट, ये सब कुछ आ जाता है इनविजिबल्स में, ठीक है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज खर्चा हो गया, इंटरेस्ट पे करेंगे तो खर्चा होगा, प्रॉफिट डिविडेंड अगर हम लोग पे करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को तो खर्चा होगा, यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो खर्चा होगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करेंगे तो पैसा आएगा, इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो पैसा आएगा, प्रॉफिट डिविडेंड मिलेगा तो पैसा आएगा, यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन अगर इनकम के रूप में आ रहा है, मतलब डोनेशन मिल रहा है तो इनकम होगा, और दे रहे हैं तो खर्चा होगा, ठीक है। एसेट एंड लायबिलिटीज, लोन ग्रांटेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लोन अगर दे रहे हैं तो, अच्छा, लोन अगर दे रहे हैं तो इसी से तो हम लोग का इंटरेस्ट फिर आएगा ना, लोन अगर दे रहे हैं तो इससे ही हम लोग का ये इंटरेस्ट रिसीव होगा। एफ डी आई, एफ पी आई टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, तो ये कर रहे हैं तो इससे हम लोग का प्रॉफिट एंड डिविडेंड आता है। रीपेमेंट ऑफ लोन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रीपेमेंट कर रहे लोन का, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लोन लेंगे तो फिर यहाँ पर इंटरेस्ट जो पे करने वाला पॉइंट है वो आ जाता है कि अगर लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एफ डी आई एफ पी आई फ्रॉम आर ओ डब्ल्यू, ठीक है, तो अगर कहीं से मिल रहा है एफ डी आई एफ पी आई, तो फिर उस केस में हमको प्रॉफिट डिविडेंड भी देना पड़ेगा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को। देन फिर रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम आर ओ डब्ल्यू, ये सब चीज़ें आ गई एसेट लायबिलिटी या कैपिटल अकाउंट वाले केस में। इतना ध्यान रखना है, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, विजिबल्स क्या है, इनविजिबल्स क्या है, और एसेट लायबिलिटी में क्या आ रहा है क्या जा रहा है वो ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स, ठीक है। तो ये हुआ है कि 100 आया, 80 गया, तो 20 जो बैलेंस बचा उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड से विजिबल्स का होता है, विजिबल्स का आने जाने का जो पैसा बच गया वो हो जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा वाइडर टर्म है। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे डिस इक्विलिब्रियम इन बीओपी, कि किन किन कारणों से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिस इक्विलिब्रियम आ जाता है। डिस इक्विलिब्रियम मतलब कि वो अब समान नहीं हो पा रहा है, बीओपी हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, अब क्या कारण है कि उसमें सरप्लस और डेफिसिट आ रहा है। डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी बोलने मतलब है कि जब टोटल रिसीट इज नॉट इक्वल टू टोटल पेमेंट्स। टाइप्स क्या है, साइक्लिकल, मतलब साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम तब आता है जब बूम या रिसेशन का पीरियड चल। सेकेंडली स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का कब आता है प्रॉब्लम, जब कंट्री का एक्सपोर्ट जो है फेल कर जा रहा है टू मीट इंटरनेशनल डिमांड्स, या इंटरनेशनल जो भी डिमांड्स ही है बोलेंगे, डिमांड्स अगर मीट नहीं कर पा रहा तो वो स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम है। सेक्युलर में ड्यू टू लॉन्ग टर्म चेंज इन पॉपुलेशन या टेक्नोलॉजी, लॉन्ग टर्म चेंज जब आ जाता है टेस्ट प्रेफरेंस वगैरह में या पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी में तो वो सेक्युलर में आ जाएगा। फंडामेंटल में जैसे इन्फ्लेशन एक हो गया, डिफ्लेशन हो गया, टेक्नोलॉजी तो एक है ही, उसके कारण से भी डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। मॉनिटरी भी हो सकता है, एक्सेस मनी सप्लाई, मोर मनी इन आवर हैंड्स, डिमांड बढ़ेगा, और लीड्स इन इन्फ्लेशन। ठीक है, ज़्यादा पैसा सप्लाई होने से ज़्यादा पैसा हाथ में, डिमांड बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट आएगा, एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा। अच्छा सॉरी, कम नहीं होगा, एक्सपोर्ट आएगा और इंपोर्ट भी होगा साथ ही साथ। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर इन्फ्लेशन आ सकता है तो साथ में डिफ्लेशन भी आ सकता है, दोनों ही केस हैं। यहाँ एग्जांपल से भी इन्फ्लेशन का लिया गया है। व्हाट आर द मेजर्स टू करेक्ट दिस इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक मेजर्स में सबसे पहले आ जाता है मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी मेजर्स। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, मनी इकोनॉमिक मेजर है तो डिफ्लेशन जो अभी बात करें कि मनी सप्लाई को ही घटा दो, ठीक है, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इंपोर्ट घट जाएगा। देन है डिवेल्युएशन ऑफ कंट्रीज बैंक, ठीक है, मतलब रुपीज़ का दो जो प्राइस है उसको गिरा दो, ये ऐसा जनरली उस कंट्री का बैंक करता है। एक्सचेंज कंट्रोल, ठीक है, जो एक्सचेंज रेट है उसको कंट्रोल करो। नॉन मॉनिटरी मेजर्स में आ जाता है प्रमोट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। एनकरेज फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का इंकरेज किया जाए। डिस्करेज इंपोर्ट्स, अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात कर रहे थे इंपोर्ट घट नहीं गया, मतलब इंपोर्ट यहाँ सही बोले थे कि इंपोर्ट घट रहा है और सॉरी एक्सपोर्ट घट रहा है और इंपोर्ट बढ़ रहा है। और जब मेजर्स वगैरह ले लेंगे तब फिर क्या हो जाएगा कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा, यही तो करना चाहते हैं ना। एक्सपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट कम होने का मतलब है कि पैसा कम आ रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो पैसा ज़्यादा आएगा। देन इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है, एग्रीमेंट करता है किसको, मोस्ट फेवर्ड नेशन को, मतलब ठीक है पहले से एग्रीमेंट है किसी देश के साथ तो एमएफएन मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन हो सकता है। तो रिड्यूस ट्रेड बैरियर, ऐसा क्यों किया जाता है दो या दो देशों के बीच में, ताकि ट्रेड बैरियर्स को कम किया जाए। अब किस तरह के ट्रेड बैरियर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर वो देखते हैं। लेवल्स या स्टेज, प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग, ठीक है, मतलब इसमें क्या हो जाता है प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग में कि टैरिफ को थोड़ा कम रेट पर लगाया जाता है या पार्शियल रिडक्शन दिया जाता है टैरिफ में। देन है फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया बोलने मतलब है ऑल इंटरनेशनल ऑल इंटरनल टैरिफ रिमूव, जैसे कनाडा
यूएसए मैक्सिको, ठीक है, यूएसएमसीए नाफ्टा वगैरह जो था, तो ये पूरे तरीक़ा से इंटरनल टैरिफ को हटा दिया जाता है। कस्टम्स यूनियन, एफटीए प्लस एक्सटर्नल टैरिफ। एफटीए फ्री ट्रेड एरिया का सब आ गया, मैंने इंटरनल तो हटा ही दिया, साथ में एक्सटर्नल टैरिफ भी हटा दिया है कस्टम्स यूनियन में। कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट बोलने का मतलब है कि कस्टम यूनियन भी हटा दिया, प्लस फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स जैसे लेबर टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो फ्री मूवमेंट हो रहा है इन सब फैक्टर्स का कॉमन मार्केट, और साथ में कस्टम्स यूनियन भी, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे यहाँ बढ़े तो ये इंक्लूड हो गया, इसमें ये इंक्लूड हो गया, इसमें ये इंक्लूड हो गया। फिफ्थ नंबर है इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें कस्टम मार्केट, कॉमन मार्केट प्लस कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी, ये सब भी हटा दिया जा रहा है सबका ट्रेड बैरियर्स। पॉलिटिकल यूनियन, फॉर एग्जांपल इसमें इकोनॉमिक यूनियन के साथ साथ कॉमन पॉलिटिकल जो सिस्टम्स का ट्रेड बैरियर्स है वो सब भी हटा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड ब्लॉक्स का। ट्रेड ब्लॉक्स में ये सब कुछ फुल फॉर्म्स है जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ब्रिक, ब्रिक में आ जाता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर आ गया ब्रिक्स, एस लग गया, जिसमें इसका मतलब साउथ अफ्रीका, ठीक है, और ये ऐड हुआ था 2010 में। फिर है ब्रिक्स प्लस, इसमें कुछ और देश आ गए 2024 में, एडेड इन 2024, यूएई, इंडोनेशिया, इजिप्ट, यूएई, इंडोनेशिया, इजिप्ट, और पहले था उसमें साउथ अफ्रीका, उससे पहले ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर आ जाता है नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद फिर 2020 में ये रिप्लेस हो गया यूएसएमसीए से। किसे रिप्लेस हो गया? यूएसएमसीए से रिप्लेस हो गया। MERCUSUR, साउथ अमेरिका का है ये, ठीक है। मर्केडो कौमिन डेसूर, जिसमें बेसिकली ब्राज़ील और अर्जेंटीना के वो पूरा द्वीप आ जाता है इसमें। सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएट फॉर रीजनल कोऑपरेशन, क्या है फुल फॉर्म? साउथ एशियन एसोसिएट फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें कौन कौन है? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ठीक है। और ये कब हुआ था गठन? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। देन फिर 7 नंबर में है BIMSTEC, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। 8 नंबर पे साफ्टा, साउथ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया, इट इज़ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ सार्क कंट्रीज, ठीक है, मतलब यहाँ जो हम लोग सार्क कंट्रीज पढ़े ना, उसका ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। कितना प्यारा है वो चेहरा जिस पे हम मरते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड बैंक, दुनिया का बैंक। वर्ल्ड बैंक स्टेब्लिश हुआ था 1944 में, इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था यूगेन मेयर, जून 46 में बना था 1946। कॉन्फ्रेंस से था इसका ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था 1 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई 1944। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC, USA में, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करता है लोन टू लो इनकम कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट। ट्विन गोल्स है, ठीक है, मुख्य प्रकार से दो गोल्स है, एम है कि एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी का खात्मा करना, प्रमोट शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। वर्ल्ड ग्रुप बैंक में कौन कौन आता है? IBRD, IDA, IFC, मिगा, MIGA, ICSID, ठीक है। IBRD का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट,
स्टैब्लिश हुआ था 1944 में। आईडीए का मतलब है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, 1960 में स्टैब्लिश हुआ था। आईएफसी का मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। मिका 1988 में स्टैब्लिश हुआ है, फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। आईसीएसआईडी 1966 में स्टैब्लिश हुआ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। आईबीआईडी का फंक्शन क्या है? लॉन्ग टर्म लोन देना, डिजास्टर फंडिंग करना। आईडीए का फंक्शन क्या है? इंटरेस्ट फ्री लोन्स, लो इंटरेस्ट लोन्स पैंडेमिक वगैरह में दिया था जैसे। आईएफसी लोन टू प्राइवेट कंपनी। 1988 में मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मतलब मिगा का एस्टेब्लिश हुआ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन लेस डेवलपमेंट कंट्रीज, ठीक है, जो कम डेवलप कंट्री वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट्स को सुलझाना काम है आईसीएसआईडी का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। कितना प्यारा है वो चेहरा जिस पे हम मरते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स, सबसे इसमें गोल्स का बात करेंगे। डब्ल्यूटीओ गोल्स क्या है कि सबसे पहले ट्रेड बैरियर्स को कम करना, सिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। कटिंग कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस में जो कॉस्ट है उसको कम करना। इनकरेज गुड गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, गवर्नेंस को अच्छा करना। सपोर्ट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, स्टैब्लिश हुआ था 1995 में 1 जैन को बाय यूरुगुए राउंड नेगोशिएशंस। लोकेशन इसका जेनेवा, इसमें कुछ नाम है ध्यान रखने वाला। गेट जी डी के टूड, जेनेवा आ जाता है। जी का मतलब, ए का मतलब एनी, टी का मतलब टर्की, यहाँ से जी का मतलब अगेन जेनेवा, डी का मतलब डिलो, के का मतलब कैंडी, टी का मतलब टोक्यो, यू पता नहीं, डी का मतलब दोहा। फिर भी ये देखने का है, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। अगर इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है तो मतलब ये डब्ल्यूटीओ से कनेक्टेड है। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, डब्ल्यूटीए का क्या क्या प्रिंसिपल्स है ट्रेडिंग सिस्टम को हैंडल करने में। ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, नो अनफेयर डिफरेंस, नो फेवरेटिज्म बिटवीन नेशन, ठीक है, कोई भी फेवरेटिज्म नहीं है बिटवीन नेशंस। नेशनल ट्रीटमेंट मतलब फॉरेन कंपनी को भी लोकल वाला ही ट्रीटमेंट देंगे, कुछ भी हम लोग यहाँ पर नेपोटिज्म नहीं करेंगे, मतलब फेवरेटिज्म नहीं करेंगे। फ्रीयर ट्रेड, रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स थ्रू नेगोशिएशंस, नेगोशिएशन के थ्रू ट्रेड बैरियर को कम करना काम है डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रिडिक्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, स्टेबल एंड क्लियर ट्रेड रूल्स, ठीक है, स्टेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोई लूपहोल नहीं होना चाहिए, काम है डब्ल्यूटीओ का। प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन, एनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, सिंपल है। डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एडीए इसको बोलते हैं, ठीक है, 1995 में डब्ल्यूटीओ के साथ मिलकर ये हुआ था एग्रीमेंट। पर्पस क्या है कि रिड्यूस सब्सिडीज एंड ट्रेड बैरियर्स, अगेन वही सब्सिडीज को कम करो और ट्रेड बैरियर्स को कम करो। एम है इसका फेयर एंड कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चरल मार्केट, ठीक है, मतलब डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट किसको एम करता है? फेयर एंड कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चरल मार्केट को। ये जो डिसाइड हुआ था, डिसीजन लिया गया था 2015 में। पिलर्स का अगर बात करें तो डब्ल्यूटीए का तो मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपटीशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। काफ़ी फेमस है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ जिसको बोलते हैं, 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। ऑब्जेक्टिव है इसका प्रमोट करना। अच्छा, ये और जो पहले हम लोग पढ़े वहाँ पर भी 1944 ब्रिटेन वुड्स था, तो पहले दोनों साथ में ही हुआ करता था, उसके बाद ये अलग हो गया, है ना। फिर कहीं पर हमको याद आ रहा है कि लिख के रखे हों, नहीं लिख के नहीं रखे, हाँ ये रहा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक में पहले ये आता था, उसके बाद ये अलग हो गया, गठन दोनों का साथ ही में हुआ है ऑलमोस्ट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मेंटेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी, ये सब इसका काम है आईएमएफ का। बेनिफिट्स क्या है? कोटा सिस्टम के थ्रू वो पैसे देता है, हेल्प करता है, ग्रांट करता है लोन्स वगैरह।
ठीक है। डिटरमाइंस वोटिंग पावर, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, एक्सेस टू लोन्स। इसमें इंडिया का जो शेयर है कोटा में वो है 2.75%, 8 नंबर पे आते हैं हम लोग पूरे दुनिया में। और पेमेंट सिस्टम क्या है एमएफ का कि 25% वो एसडीआर में देगा, नीचे डिस्कस किए क्या है, या फिर पेपर गोल्ड में, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। और 75% ओन करेंसी में ये पेमेंट करता है। आईएमएफ टाइप ऑफ असिस्टेंस, ठीक है, किस किस टाइप का ये असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। पहला रिजर्व ट्रांच, स्मॉल पोर्शन, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रीपेमेंट नहीं, कोई कंडीशन नहीं, ट्रीटेड एज फॉरेक्स के जैसा ये ट्रीट किया जाता है रिवर्स रिजर्व ट्रांच में। सेकेंड है क्रेडिट ट्रांच, अबाउट अबाव 25% ऑफ कोटा मिल जाता है इसमें। कंसेशनल फैसिलिटीज़ भी है, जैसे पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी पीआरजीएफ 1999 में आया, ये लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करता है। एनहांस स्ट्रक्चर्ड एडजस्टमेंट फैसिलिटी ईएसएएफ 1987 में आया, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये क्रेडिट ट्रांस का हिस्सा है, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी, और साथ में एनहांस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी 1999 में आया था या 1987 में। नॉन कंसेशनल का बात करें, ये भी क्रेडिट ट्रांस में ही है, ये कंसेशनल ऊपर अभी था, ये नॉन कंसेशनल। स्टैंड बाय एग्रीमेंट एसबीए 1952 में आया, 1-2 साल का लोन मिलता है, रीपे करना है 3 से 5 साल के अंदर। सेकंड एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ईएफएफ 1974 में आया है, लोन 3 से 4 साल का, रीपे कर सकते हैं 5 से 10 साल में। कॉन्टिजेंट क्रेडिट लाइन सीसीएल 1999 में आया है, प्रिवेंटिव क्राइसिस फाइनेंसिंग, ठीक है, मतलब क्राइसिस से रिलेटेड है ये। कॉम्पेंसेटरी एंड कंटिजेंसी फाइनेंसिंग सीसीएफ 1963 में आया, रीपे करना है इसको 3, 1 and 4th ईयर टू 5th ईयर तक। तो जो एसडीआर का बात कर रहे थे कि एसडीआर है क्या, एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसके एसडीआर बोलते हैं। पेपर गोल्ड इसको बोला जाता है, लेकिन ये कोई करेंसी नहीं है, क्रिएटेड किया गया आईएमएफ के द्वारा एज इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। क्या, तो आईएमएफ को ने इसको बनाया है एज इंटरनेशनल रिजर्व एसेट बोल के। ये क्या है अब इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, ये बास्केट है 5 करेंसीज का, जिसमें जाता है येन, यूरो, डॉलर, पाउंड एंड युआन या फिर रेनएमबी। युआन और रेनएमबी दोनों ही चाइना का ही करेंसी है। और इन 5 करेंसीज में सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो 74% पाउंड का ही है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज ग्लोबल लिक्विडिटी को बढ़ाना, और यूज़ किया जाता है बीओपी फाइनेंसिंग में, आईएमएफ लोन रीपेमेंट सिस्टम में। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इतना प्यारा है ये चेहरा, मोड्स ऑफ एंट्री, कैसे कैसे एंट्री किया जा सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल बिजनेस में। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, जिसमें एक डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंट्री जो है वो फॉरेन कंट्री कैसे बनता है, डोमेस्टिक कंट्री अपना बिजनेस को फॉरेन में कैसे लेके जाता है, फॉरेन बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करता है, थ्रू इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट की हेल्प से। मेथड आ जाता है इसमें एक्सपोर्ट बाइंग एजेंट, ब्रोकर, एक्सपर्ट हाउस, ट्रेडिंग कंपनी, पिगी बैंक, ये सब सिस्टम के नाम है। सेकेंडली डायरेक्ट एक्सपोर्ट, जो कि एफडीआई के थ्रू किया जाता है। फिर है इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स, जैसे सब्सिडरी एक्सपोर्ट कर रहा है अपना होल्डिंग कंपनी में, ये हो गया इंट्रा। देख, एक आता है टर्न की प्रोजेक्ट, जिसमें इंडियन कंपनी बिल्ड करता है प्लांट। फॉर एग्जांपल एक इंडियन कंपनी है, वो बिल्ड कर रहा है अपना प्लांट अफ्रीका में, तो वो टर्न की प्रोजेक्ट बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हायर से फॉरेन फर्म बाय कंपनी टू मैन्युफैक्चर इट प्रोडक्ट, एक फॉरेन कंपनी हायर करता है तो किस लिए, मैन्युफैक्चर करने के। फॉर एग्जांपल जैसे नाइकी, नाइकी जो भी है। मैनेजमेंट कॉन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टरी, जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे ओबराय होटल है इंडिया का, वो एब्रॉड भी दूसरे ओनर्स के लिए उनका होटल्स को मैनेज कर रहा है, ये एक हो गया। अब ज़्यादा कुछ इसमें बचा है नहीं, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग और थोड़ा सा सीएसआर का बात करेंगे, उसके बाद हम लोग का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का। लाइसेंसिंग, एक लाइसेंसर होता है। फॉर एग्जांपल कोका कोला यूएसए का, वो लाइसेंस दिया है एक्स वाई जेड जो बोटलिंग कंपनी को, जो जिम्बाब्वे का है। फॉर एग्जांपल क्या लाइसेंस दिया है कि आप कोका कोला बना सकते हैं, ठीक है, बदले में क्या लेगा, वो रॉयल्टी लेगा। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लाइसेंसिंग। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजिंग, इसमें क्या होता है, फ्रेंचाइजर जो होता है, कोई एक बड़ा फॉर्म होता है, वो ट्रांसफ़र कर अपना पूरा बिजनेस मॉडल
ठीक है, यहाँ पर लाइसेंस दे रहा है कि आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन वो पूरा बिजनेस मॉडल ही ट्रांसफर कर दिया एक लोकल फॉर्म को, जिसको हम लोग फ्रेंचाइज बोलते हैं, फॉर एग्जांपल डोमिनोज, पिज्ज़ा हट, मैकडोनल्ड, ये सब। देन आप थोड़ा बात करते हैं सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का, जो बात करता है सीएसआर के बारे में। कहीं पर लिखे नहीं है क्या, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंडीशन क्या है कि किसी कंपनी का टर्नओवर अगर एग्रीगेट टर्नओवर अगर साल में 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उसको सीएसआर करना पड़ेगा, या फिर नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ के बराबर या उससे ज़्यादा है तो उसको सीएसआर करना पड़ेगा। और प्रॉफिट अगर 5 करोड़ से ज़्यादा उसके या उससे बराबर है तो, इसके बराबर है तो उसको सीएसआर करना पड़ेगा। जनरली टर्नओवर और नेट वर्थ में तो कंपनियां बच जाती है, लेकिन इसमें फंस जाती है प्रॉफिट्स में, क्योंकि 5 करोड़ साल का तो होगा सब कुछ, ये तीनों ही कंडीशन साल का ही है ईयर के अकॉर्डिंग। तो जनरली प्रॉफिट्स तो हो ही जाता है 5 करोड़ या उससे ज़्यादा कंपनियों का। तो अगर सीएसआर में फुलफिल कर रहा है कंडीशन तो उसको 2% कम से कम सीएसआर करना पड़ेगा। कौन सा बेसिस पर कि लास्ट 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका आपको 2% पे करना पड़ेगा एज सीएसआर एक्टिविटी। कुछ मॉडल्स का बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्करमैन मॉडल, इंटेंसिव स्टडी ऑफ प्रॉब्लम बाय हायरिंग एक्सपर्ट। एक एक्करमैन मॉडल किस पर बात कर रहा है कि इंटेंसिव स्टडी ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, एक्सपर्ट्स के द्वारा उस प्रॉब्लम को ठीक करना। इसमें 6 स्ट्रेटेजीज था। पहला रिजेक्शन स्ट्रेटेजी, कि सीएसआर को एकदम ही इग्नोर कर दो। फिर एडवर्सरी, कि अगर प्रेशर हो तब सीएसआर करो। रेजिस्टेंस, कंप्लायंस, एकोमोडेशन, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव तक आते आते आप खुद से ही सीएसआर करने लग जाते हो फिर, ठीक है। और एक लास्ट डिस्कस कर लेते हैं न्यू मॉडल ऑफ सीएसआर, ठीक है। ये सीएसआर पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। पॉजिटिव अगर है तभी सीएसआर हो पाएगा, ठीक है। ये एथिकल रूटीन का बात कर रहे हैं ये पूरा सेक्शन, और यहाँ पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग पक्ष है, ये पुअर पक्ष है, और ये पुअर हो गया, ठीक है। हाँ, ये भी पुअर ही हो गया, यहाँ लिखे नहीं है लेकिन ये भी पुअर ही होगा। तो आप देख सकते हैं अगर दोनों पक्ष, जैसे एथिकल रूटीन भी स्ट्रांग है और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी स्ट्रांग है, तो सीएसआर पॉजिटिव में आ रहा है। तो सिर्फ इसी कंडीशन में सीएसआर हो पाएगा। सो थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना। और बहुत थक गए आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के रिवीजन मैराथन में। बाय बाय।